क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट वाले चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। 29 सितंबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। आज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपनी जो है जमावड़ा वहाँ पे कर रखा है, उसके बारे में जानेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा। एक केस हुआ था जिसकी वजह से अब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। वो ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा। कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम, स्वीडन कंपनी है साब, वो इंडिया में अब इसको बनाने वाली है। राम सेतु, अक्षय कुमार जी की एक नई पिक्चर आने वाली है राम सेतु नाम से ही। क्या क्या इसमें इश्यूज़ हैं वो सारे चीज़ों को जानेंगे यहाँ पर। ठीक, इसमें रिलीजियस एंगल भी है, एनवायरमेंटल एंगल भी है और साइंटिस्ट का अपना तर्क भी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, ये क्या है, किसने बनाया है, कहाँ पे टेस्ट हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें। भगत सिंह एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया है। भगत सिंह जी के बर्थडे वाले दिन यानी कि 28 सितंबर के दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको बैन कर दिया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि इसको जो पैसे मिलते हैं उसका उपयोग ये भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए करता है। ठीक, तो उसके बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय बैन लगाया गया। फिर PFI ने जो है कहा कि हम अपना जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, हरिकेन आयान, ठीक एयान करके हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर है ये, क्यूबा, वहीं आपका वेस्ट इंडीज़ वाले एरियाज में। ठीक, कन्वर्जेंस ऑफ पोर्टल बिटवीन AIF है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित। PMFME, ये सारी तीनों जो हैं ये आपके किसान संपदा योजना, ये है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। क्या कुछ मिलता है, क्यों दिया जाता है, दादा साहब फाल्के जी कौन थे, सारी चीज़ें आप देखेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं कि UP PCS एग्जामिनेशन का जो मेंस चल रहा है उसके पेपर्स के हिंदी एसए, GS पेपर 1, GS पेपर 2, इन सब की एनालिसिस मैंने दे दी है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जरूर जाके उसको देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आज के दो टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि भगत सिंह जी से संबंधित, ठीक, और दूसरा ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं। इसी प्रकार से UP PCS का पेपर अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस आए जो हम ऑलरेडी करंट अफेयर में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही नहीं बोले जाते, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो ढंग से सुनिए, एकदम फ्री है ये, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाम है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। और हमारे UPSC और UP PCS के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू हैं। 2023 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन ग्रुप है। जिसने अभी तक एक पहली बार तैयारी कर रहा है या फिर कई बार देने के बाद बावजूद भी नहीं उनका निकला है, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, देखो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ अभी हमको देखने को मिला तो लद्दाख वाले एरिया में, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिस पे जो है दोनों लोग ही क्लेम करते हैं, इंडिया और चाइना की, ये हमारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन, लेकिन वो है एक्चुअली इंडिया की। ठीक, लेकिन चाइना जो है घुसपैठ करता रहता है। इसीलिए ईस्टर्न लद्दाख में भारत ने कई सारी आर्टिलरी गन्स और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स वहाँ पर लगा रखे हैं। ठीक, कभी कुछ हो तो हमें अपनी, देखो मैंने हमेशा ये कहा है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है हर पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक, जब प्यास लगे तब कुआं खोदने से कुछ नहीं होता, आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और अगर हम इस तरीके की तैयारी नहीं करेंगे तो चाइना को आपको मालूम है काफ़ी जो है ऑफेंसिव रहता है। ठीक, अगर हम नहीं मजबूत रहे तो वो जो है उसका फ़ायदा उठा लेगा, जैसा कि उसने 1962 में किया था। ठीक, K9 वज्र हॉविट्जर है। ठीक, धनुष हॉविट्जर भी है। हॉविट्जर पूछ सकता है इस तरीके, वज्र बताइए क्या है, तो ये हॉविट्जर है। हॉविट्जर जो है 155 mm के जो है गन्स होती हैं। ठीक, काफ़ी बड़ी गन्स है। देखो ये वाली जो गन है आपकी, ये वज्र है। ठीक है, K9 वज्र हॉविट्जर ये यहाँ पे लगाए गए हुए हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। इसके अलावा पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी लगाया गया है वहाँ पर। इसमें कई सारे जो है वो होते हैं, रॉकेट्स होते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा। ठीक, तो इसको जो है आप कई सारे रॉकेट एक साथ जूम 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 करके
वहाँ पर फायर कर सकते हो। यूएवीज भी लगाई गई हैं, ड्रोन समझ सकते हो आप, ठीक। और सारी जितनी भी गन्स हैं उनको आर्टिलरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, 2040 तक हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलता है उसको आप लाइव देख सकते हैं। अभी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करके 3 जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो है प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसको यूट्यूब पे देखा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको कहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में 5 या 5 से अधिक जजेस की कोई जो है पीठ बनती है, ठीक, बेंच बनती है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोला जाता है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ संबंधित जो होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये लाइव स्ट्रीमिंग करने की जो बात आई है, ये अच्छा है, पारदर्शिता बढ़ाएगा, ठीक, ओपननेस होगी, सुप्रीम कोर्ट की भी रीच बढ़ेगी पब्लिक तक, ठीक। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? 2018 में एक केस हुआ था, ठीक, जिसके बाद से ये लाइव स्ट्रीमिंग संभव हो पाई है। वो केस का जजमेंट का नाम था स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट। जैसे मैंने आप लोग को बताया, एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप इसको हमेशा याद रख पाओगे। वो ये है, मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट किस केस के बाद में चालू किया गया, तो देखिए स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट था। स्वप्निल त्रिपाठी ऐसे याद करने की ट्रिक है सिंपल सी कि स्वप्निल त्रिपाठी जी को स्वप्न ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है देखते हुए आया, तो उन्होंने सोचा चलिए केस करते हैं और उसको लाइव स्ट्रीमिंग को संभव बनाते हैं। स्वप्निल ने स्वप्न देखा लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। इस तरीके से याद रख पाएंगे, मैं आशा करता हूं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम। ऑलरेडी इंडिया MK3 MK2 यूज कर रहा है। ये स्वीडन की एक कंपनी है साब नाम से। अब ये जो M4 वाला जो वेपन सिस्टम है, ये देखिए इस तरीके से, इसकी ये एक गोली है इतनी बड़ी, ठीक। तो इसको जो है कंधे पर रख के आराम चला सकते हैं। और ये अब इंडिया में ही बनाएगा, एक होली ओन्ड सब्सिडरी है साब की, जो स्वीडन कंपनी है, साब FFV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ पर बनाएगी। ये पहली बार स्वीडन जो है, स्वीडन के बाहर कहीं भी किसी भी कंट्री में ये फैसिलिटी इस तरीके की इसने लगाई है। 2024 तक हमें पहला प्रोडक्ट इसका मिल जाएगा। आर्मी ऑलरेडी कार्ल गुस्ताफ को 1976 से यूज़ कर रहा है, MK2 और MK3। स्वीडन की आपने वो एक जरूर सुनी होगी, बोफोर्स तोप, ठीक, ये भी एक हॉविट्जर होता है और ये भी हमने स्वीडन से ही लिया था, ठीक। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और इंटरलिंकिंग किस प्रकार से करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है राम सेतु। अक्षय कुमार जी की जो है एक मूवी आ रही है 26 सितंबर को, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होते ही बातचीत इस पर चालू हो गई। है क्या एक्चुअली, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये रामेश्वरम हिस्सा है तमिलनाडु का, इंडिया के सदर्न ईस्ट पोर्शन का। और ये जो है आपका मन्नार आइलैंड है श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट रीजन का। इसके बीच में जो आप ये देख रहे हो ना, इसी को राम सेतु बोला जाता है। अब ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली में एक तो आपका चूना पत्थर लाइम स्टोन का शोल्स है, ठीक, चूना पत्थर है ये। और इसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। राम सेतु बोलो या एडम्स ब्रिज बोलो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही चीज को बोला जाता है। 48 किलोमीटर लंबी चेन है लाइमस्टोन शोल की, ठीक। और देखो एडम आपके नाम से लग रहा होगा कि शायद कोई क्रिश्चियन नेम है, बट नहीं, यही सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली पहला इशू ये है कि हिंदू रिलीजियस इशू समझ लेते हैं इसमें। रिलीजियस इशू ये है कि हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर ये एक जो ब्रिज बनाया गया था हनुमान जी के द्वारा, मतलब हनुमान जी और रामायण में ये बताया गया है कि रावण को लड़ने के लिए श्रीलंका जाने के लिए जो है ये वाला ब्रिज बनाया गया था हिंदू मान्यता के अनुसार, और इसको राम जी ने बनाया था, ठीक। ये एक हिंदू मान्यता के अनुसार है। वहीं मुस्लिम्स या फिर इस्लामिक जो है उनकी कहानियों में क्या बताया जाता है कि ये एडम जो थे उन्होंने इस ब्रिज को बनाया था एडम्स पीक तक पहुंचने के लिए श्रीलंका में, और वहाँ पर जाकर उस पीक पे जाके वो 1000 साल तक एक पाँव पे खड़े होकर उन्होंने पश्चाताप रिपेंटेंस किया था, ठीक। तो ये हो गया रिलीजियस इशू। इसके अलावा साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला हम लोग करते हैं ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला, वैसा ही एक मूवमेंट है। और ये जो बालू थी ये कोरल में ट्रैप्ड हो गई, तो ये वाला ब्रिज बन गया, ठीक। ये हो गया तर्क, रिलीजियस के बाद में वैज्ञानिक तर्क हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि जैसे भारत में क्या है कि ये ऐसा प्रायद्वीपीय हमारा हिस्सा है,
पेनिनसुलर इंडिया, और यहाँ पे आपका ये श्रीलंका है। अब ये इस ब्रिज की वजह से, जो लाइमस्टोन शोल है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल जाना है, बे ऑफ बंगाल जाना है, तो आपको पूरा घूम के इस प्रकार से जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है कि काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा ईंधन और ये सब यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक सेतु समुद्रम, ठीक, सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट का जो है निर्माण करने की बात करी जा रही है, जिसमें 83 किलोमीटर लंबी डीप वाटर चैनल बना दिया जाएगा, ठीक इस तरीके से जैसे स्विच कैनाल है ना, वैसे ही। और ताकि जो है यहाँ से हमें पूरा ये श्रीलंका के जो है गोल घूम के नहीं आना पड़े, और यहीं से हम ऐसे मूव कर जाएं। लेकिन फिर अब ये देखिए, रिलीजियस हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ये एक शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट आ गया, ठीक। और अब क्या है इसमें इशू, क्या है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में, इन्वायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि भैया ये मत करो, इसकी वजह से जो समुद्री, जो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ सिस्टम है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ ये जो शोल्स हैं, ये भारत में सुनामी के आने पर काफ़ी एक तरीके की बाउंड्री की तरह वर्क करते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे या फिर छेड़छाड़ करेंगे तो सुनामी आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी संबंधित क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूँ, ठीक, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस का मैं अभी कर रहा हूँ एनालिसिस, जीएस पेपर 1, 2 का कर चुका हूँ, एसए और हिंदी पेपर भी कर चुका हूँ। यूपीएससी का भी मैंने किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन सब में एक बात देखने को मिल रही, करंट अफेयर जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उससे लगातार जो है आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। अब आपके ऊपर है कि आप ये पढ़कर भूल जाते हैं या उसको रिवीजन करके मजबूत करते हैं। करंट अफेयर के लिए सिर्फ, और इसके अलावा और कहीं से भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और बेसिक जो बुक्स हैं लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी के लिए, ठीक, आप करंट अफेयर को उसके साथ में जोड़ लीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए, मैक्सिमम बस यही करना है, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाइए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पे हमारा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कोई ऊपर से मिसाइल आती है तो ये डिटेक्ट करेगी कि मिसाइल आ रही है, और ये उड़कर मिसाइल इसको हवा में ही खत्म कर देगी, ये होता है एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं भी, वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के। चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है उड़ीसा में, वहाँ से किए हैं, सक्सेसफुली हो गया। और ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कि आराम से एक आदमी ले आके इसको कहीं से भी रख सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है, ठीक, अपनी मतलब और उस जगह की। अगला टॉपिक है भगत सिंह एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। 28 सितंबर को उनका बर्थडे था, उसी दिन ये कार्य किया गया है। भगत सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भगत सिंह से संबंधित यूपी पीसीएस में एग्जाम पूछा गया, जो मैंने वहाँ पे पहले आपको बताया था, फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, कि उसमें मैंने बताया, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रिवोल्यूशनरी जो फिलॉसफी थी भगत सिंह जी की, वो क्या थी, उसके बारे में पूछा गया। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ बताई थी फिर से बता रहा हूँ कि देखिए, भगत सिंह जी का बर्थडे हुआ 28 सितंबर 1907 में, और पंजाब के बंगा में, ठीक है, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक। और इसमें जो है आपका रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर ये बाद में बने। एक्चुअली जलियांवाला बाग जब हुआ 13 अप्रैल को, तो उसके बाद से काफ़ी इस इंसिडेंट ने इनको झकझोर दिया, और ये इन्होंने कहा कि ऐसा है, एक बड़ी बहुत ही यंग एज में इन्होंने कहा कि हम, मेरी लाइफ अब पूरे हमारे देश के लिए समर्पित है। इन्होंने ज्वाइन किया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यूपी पीसीएस ने इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, एकदम गलत था। अब उन्होंने उसका क्या किया नहीं किया पता नहीं, मेंस चल रहा है, ठीक, बिल्कुल गलत था, वहाँ पे उन्होंने गलत नाम दे रखा था यहाँ पर। खैर, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन उन्होंने ज्वाइन किया था। भगत सिंह जो है यंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का पार्ट भी रहे। इन्होंने वॉयलेंट तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने को सपोर्ट किया था, ठीक। इन्होंने एक, ये मैंने वहाँ पे भी बताया था, और भगत सिंह ने और उनके साथ के लोगों ने मिलकर एक लो ग्रेड एक्सप्लोजिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था, जो नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहता था, लेकिन उसके पीछे मंशा ये थी कि अरेस्ट हुए और जो फ्रीडम स्ट्रगल है भारत का, उसको जो है पब्लिक तक, जनता तक लेके जाएं, कि हम कोई छुप के वार करने वाले, हम खुल के आ रहे हैं सामने कि हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, ठीक।
और फाइनली जो है सॉन्डर्स की जो है को मार देने की वजह से लाला लाजपत राय जी जब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध कर रहे थे 1928 में, तब एक सॉन्डर्स नाम से व्यक्ति था, उसने जो है लाठीचार्ज करवा दिया जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। और उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह जी लोगों ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। हालांकि सॉन्डर्स जिसको मारा था वो गलत व्यक्ति, जिसने किया था ऑर्डर वो दूसरा था। ठीक, खैर इस वाले केस की वजह से इनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई अलॉन्ग विद राजगुरु और सुखदेव। और फाइनली 23 मार्च 1931 को हंसते हुए इन्होंने जो है अब मुस्कुराते हुए बिना किसी डर के जो है अपनी जीवन को जो है निछावर कर दिया देश की आज़ादी के लिए। कितने बड़े बलिदान किए हैं हमारे रिवोल्यूशनरी ने, हमें इसको समझना चाहिए। जो आज स्वतंत्रता को हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको हमें समझना चाहिए कि इसके लिए कितनी आहुतियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। देखो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में रहते हैं, यहीं की थाली में खाते हैं, वो वहीं पे छेद करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये जो है लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे का उपयोग करते हैं भारत में जो है आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनआईए, ठीक, आपका इन सब ने मिलकर रेड करी और एक साथ जो है रेड करके कई जगह छापेमारी करके कई लोग को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये पैसा इकट्ठा करके उसको भारत में टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। और इसको 5 साल के लिए अभी इमीडिएट इफेक्ट से अनलॉफुल बना दिया है, वैध बना दिया है। होम मिनिस्ट्री जो कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है, उसको मजबूत बनाने के लिए उसने कहा है कि देखिए पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा उसके और भी एसोसिएट्स एफिलिएट जो हैं, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानव अधिकार की बातें करते हैं, देखिए नेशनल वीमेंस फ्रंट, रिहैब फाउंडेशन केरला, इन सबको वायलेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैलाने और करने के लिए, टेरर फैलाने के लिए अभी क्या कर दिया गया, बैन, अनलॉफुल कर दिया गया है। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारे देश की जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको खतरा हो सकता है। ठीक, ईडी आपका प्रवर्तन निदेशालय, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था पीएफआई के अगेंस्ट में कई सारे स्टेट में, और उनके कई सारे लीडर फंक्शनरीज को अरेस्ट भी किया था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उससे पहले पढ़ रहा था मैं, तो पीएफआई ने अपने आप को डिसोल्यूशन कर दिया कि हम जो है ख़त्म कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या करते हैं ये। खैर, अगला टॉपिक है, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है, ये आज जो है यूपी पीसीएस का जब मैं क्वेश्चन पेपर पहला जीएस पेपर 1 पढ़ा था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो है ओरिजिन बताइए, ठीक, स्ट्रक्चर बताइए और इम्पैक्ट बताइए। भैया ये देखो सामने रखा हुआ है, ठीक। अगर ये आज की जगह कल आया होता है, परसों आया होता, तो हो सकता है लोग अगर सुन रहे हैं तो वो और आसानी से उनका रिवीजन हो जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे, देखो सामने है, ठीक, कल ही मैंने ये कराया है और आज देखिए ये न्यूज़ में है और ये यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपको अभी भी इसका सिग्निफिकेंस करंट अफेयर का जो हम लोग करते हैं उसका नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई 30 दिन में 300 टॉपिक हैं, ठीक। आपको सब कुछ पीडीएफ दिया जा रहा है, वीडियो में समझा रहा हूँ, उसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हो वो सब बता रहा हूँ। आपको रिवीजन ही तो करना है उसके बाद। अगर भाई आपको 10 जगह से पढ़कर कंफ्यूज होने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर को देखिए। इसके अलावा और आपको कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो आपको क्या देरी है, आप इसको देखिए, लोग साथ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करवाइए और इसको ही रिवाइज और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक। तो देखिए हरिकेन एयान, ये आपका क्यूबा, वेस्टर्न क्यूबा में जाके अभी टकरा, लैंडफॉल इसने किया है। इसकी विंड की स्पीड देखिए 205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है इसकी हवा है, ठीक है, विंड स्पीड है। हरिकेन जो है एक तरीके का तूफान होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का है, ठीक। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, विषुवत रेखा 0 डिग्री आपका इक्वेटर और कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच में ये जो एरिया है इसको ट्रॉपिकल या फिर उष्णकटिबंधीय एरिया बोला जाता है, ठीक। तो वहाँ पे बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। आपका दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज होता है और आपका उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्यों?
चूंकि ये आपका जो है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये बिल्कुल विषुवत रेखा के आसपास नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें तो उसमें बतानी थी भाई, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसमें भले ही चीज कोरियोलिस फोर्स वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ ना आपको, तो आपको क्या दिक्कत है। ठीक, साथ ही साथ इसमें कोई भी दो एयर मास नहीं होते हैं, बस ये लो प्रेशर वेदर सिस्टम होता है। और जो है इसमें कोई फ्रंट नहीं होता है, जैसे कि वो आपका सब ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि दो फ्रंट, एक कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मिलकर जो है वहाँ पे साइक्लोन बनाते हैं, वो अलग टाइप का। ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग टाइप का है। ठीक, यहाँ का जो पानी होता है, ठीक, उसमें जो है कुछ आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक, और जो है जिसकी वजह से जब ये हवा ऊपर उठती है एयर मास, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और वो जो है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्म बन जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कई तरीके के होते हैं। 39 माइल्स पर आवर तक का जो अगर कोई है विंड स्पीड का, तो उसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय अवसाद बोला जाता है। वहीं 39 माइल्स पर आवर या उससे ज़्यादा का है तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलेंगे। ठीक, तूफान हो गया ये। और अगर 74 माइल्स पर आवर से ज़्यादा है तो उसको हरिकेन बोला जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, हरिकेन ओरिजिनेट होते हैं अटलांटिक बेसिन में, अटलांटिक ओशियन, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में भी होता है, और सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक अमेरिकाज के दाएं बाएं वेस्ट ईस्ट में पाए जाते हैं, हरिकेन बोले जाते हैं। ठीक, 74 माइल्स पर आवर से ज़्यादा है तो हरिकेन का सीजन होता है। उसके बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आते हैं 1 जून से लेकर 30 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस पोर्टल बिटवीन AIF PMFME स्कीम और PMKSY स्कीम। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री एक हमारी मिनिस्ट्री भी है, ये हमारे GS पेपर 3 के सिलेबस में भी है। ठीक, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब टमाटर को जो है उसमें कुछ खाद्य प्रसंस्करण करके आप जो है उसकी प्यूरी बना लो, केचप बना लो, ठीक, या फिर आलू है तो उससे चिप्स बना लो, तो यही सब इसी सब चीज़ों को फूड प्रोसेसिंग करते हैं। या तो आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हो, या फिर उनको ऐसा कुछ चेंज करते हो कि वो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब कि वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। इन्हीं को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ ना, सिर्फ इतनी ही चीज़ें अगर आपने याद कर ली ना, तो आपके पास इनफ डेटा है, ज़्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। इनफ डेटा है कि आप पूरा आंसर लिख पाओगे, चाहे जैसा भी आ जाए, गारंटी है ये बात। ठीक, तो अब देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से एक पोर्टल मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट है सिंपल, बना दी है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक, इन तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगा अभी। ठीक, और दूसरा है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रसंस्करण से है, याद रखना। इन तीनों का एक साथ पोर्टल बना दिया है। अब कन्वर्जेंस से क्या होता है भाई? अब कन्वर्जेंस से ये होता है कि 3 जो है स्कीम अलग अलग काम कर रही थी, तो उसमें कई सारे काम जो है डुप्लीकेट हो रहे थे। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक, एक समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो डी डुप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब डुप्लीकेशन का जो कार्य दोनों को अलग अलग करना था वो एक ही साथ कर पाएंगे, अच्छे समन्वय कोऑर्डिनेशन के साथ कर पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। तो ये चीज़ स्कीम के कन्वर्जेंस पोर्टल बनाने से होगा। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस का कंट्री में। अब देखिए, तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। पहला है AIF, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, साफ समझ में आ रहा है कब लॉन्च हुआ। ठीक, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया, याद रखना। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था। एग्रीकल्चर इसको इम्प्लीमेंट करता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो भी पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब फसल की कटाई के बाद में जो भी चीज़ें हैं उसको रखना, उसको जो है सुरक्षित लाना ले जाना, उन सब के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट है, उन सब के लिए यहाँ पर पैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर संबंधित जो है उसके लिए जो फंड की ज़रूरत है वो उसके अंतर्गत दिया जाता है। लोन दिया जाता है, ये ध्यान रखना, लोन दिया जाता है। अगर लोन टाइम पे दोगे तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाता है, यानी कि आपको 7% है तो 3% करके 4% ही देना है, बाकी का 3% सरकार देती है बैंकों को।
ठीक, तो ये एक तरीके का क्रेडिट गारंटी सपोर्ट हो गया। दूसरी स्कीम जो है आपकी PPMFME, ठीक, तो ये क्या है आपका माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज जो हैं उनको उनके लिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। मान लीजिए कोई है कंपनी, कोई छोटी सी मतलब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है, वो अनौपचारिक फॉर्मलाइजेशन नहीं है उसका, ठीक, पापड़ वापड़ बनाती है जो भी समझ लीजिए, तो उसको फॉर्मलाइज करना, ठीक है ना, उसको जो है आपका फॉर्मलाइजेशन करना, उसको औपचारिक रूप से जो है ढालना, सब पेपर वर्क बढ़िया से जो है उसको बनाना, उसके लिए जो है ये स्कीम चलाई गई 29 जून 2020 से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत था। और इसमें यही है कि आपस में प्रतिस्पर्धा जो है इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस की बढ़ाओ, अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्रों से निकालकर उनके अंतर्गत फॉर्मलाइजेशन लाना जाए, यानी कि औपचारिकता बढ़ाई जाए। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? आपका फूड प्रोसेसिंग यानी कि आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो है वित्तीय पोषित है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन 100% इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ही है ये। और इसमें यही होता है आपका कि जो भी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको बनाया जाता है ताकि एक दक्षतापूर्ण सप्लाई चेन प्रबंधन किया जा सके, फार्म के गेट से, खेत से घर और रिटेल आउटलेट तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अच्छे से बनाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है लेजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारीख जी को दिया जाएगा 2020 में। ठीक, और इसमें भाई साहब बहुत अच्छा पैसा वैसा भी मिलता है, 10 लाख रुपए मिलते हैं, शॉल मिलता है, स्वर्ण कमल मिलता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा अगर आपने किया है तभी आपको मिलेगा। कौन देता है भैया? ठीक, तो ये देता है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल देता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाया है। ठीक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड में भारत में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने आशा पारीख जी के बारे में थोड़ा जान सकते हैं कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है भारत में? भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो 4 सिविलियन अवार्ड इनको ऑलरेडी मिल चुका है 92 में। ठीक, क्लासिकल डांसर भी है, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है, क्या क्या मिलता है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, दादा साहेब फाल्के जो हैं इन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनको भारतीय सिनेमा का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया, आज का जो है काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे। और मैंने आप लोग को ये भी बताया है इसके द्वारा, जैसे मैं GS पेपर, मेंस पेपर का एनालिसिस करता जा रहा हूँ, कि आप देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जहाँ अच्छा लगता है तो वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं डायरेक्टली। पूरी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, समझाता भी हूँ, PDF बना के भी फ्री में देता हूँ, सारी चीज़ें हैं। आप लोग का सपोर्ट अगर मिलेगा तो और से अच्छा करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आज के MCQs देख लेते हैं। देखिए, ये MCQ की PDF है। ये PDF आपको करंट अफेयर क्विज MCQ के नाम से एक चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और वहाँ पे रोज़ हम लोग जो है क्विज़ भी कराते हैं। ठीक, उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही जनरल स्टडीज़ के भी क्विज़ होते हैं, पहले बताया जाता है, तो आप उस समय जाके उसको क्विज़ को ज़रूर जो है अटेम्प्ट किया करिए। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइज। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक, तो कोई भी ये मंत्रालय है या फिर कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैंने आप लोग से जैसा कहा 3 चीज़ें आपको देखनी होती हैं, अबाउट अस, ठीक, प्रोग्राम एंड स्कीम्स, और तीसरा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बस ये 3 चीज़ें देखनी है और कुछ नहीं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक प्रायोजित क्षेत्र की योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। नहीं, अभी हम लोगों ने देखा इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, सही कथन चुनने के लिए कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड द सेंट्रली सेक्टर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो देखिए यहाँ पे अदला बदली हो गई, ये एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है, ना कि सेंट्रल सेक्टर।
तो दोनों ही स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गए। फिर से बता देता हूँ, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सेंट्रली सेक्टर है, और ये प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है आपका, ये प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि स्टेट भी इसमें कुछ पैसा लगाते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सही पूछा गया, इसलिए डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरिकेन। एक तूफान एक प्रकार का तूफान है। एक हरिकेन इज अ टाइप ऑफ स्टॉर्म कॉल्ड अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच फॉर्म्स ओवर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए। बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, हरिकेन इयान रिसेंटली सीन इन कोरिया। कोरिया में पाया गया? नहीं, क्यूबा में देखा गया है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही था एक्चुअली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर से उसी संबंधित है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रोटेटिंग हाई प्रेशर वेदर सिस्टम दैट हैज ऑर्गेनाइज्ड थंडरस्टॉर्म बट नो फ्रंट्स। हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, बताइए। कम दबाव वाला है कि ज़्यादा दबाव वाला है? ठीक, तो ये कम दबाव वाला है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, सही पूछा गया है, ठीक। अगला स्टेटमेंट है, 39 मील प्रति घंटे से कम की अधिकतम निरंतर सतही हवाओं वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय अवसाद कहा जाता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। दूसरा स्टूडेंट सही है, अभी पढ़ाया था आपको, तो इसलिए दूसरा स्टूडेंट सही होने की वजह से बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आराम से आप कर लेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। भगत सिंह जी के संबंध में सही कथन चुने। भगत सिंह जी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, बिल्कुल सही बात है, सोशल आइडिया से थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, बिल्कुल सही है, और सही पूछा गया है, तो बोथ 1 और 2 जिस ऑप्शन में वो करेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राम सेतु। तो राम सेतु को ऑल्सो नोन एज एडम्स ब्रिज इज अ 48 किलोमीटर चेन ऑफ बेसाल्ट रॉक बिटवीन रामेश्वरम ऑन इंडियाज साउथ ईस्ट कोस्ट एंड मन्नार आइलैंड नियर श्रीलंकाज नॉर्थ वेस्ट कोस्ट। तो ये क्या बेसाल्ट है, बजातल चट्टानों से बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइम स्टोन से, चूना पत्थर से बना हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, सही पूछा गया है, ठीक। राम सेतु इज ए नेचुरल स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट एंड सैंड गेटिंग ट्रैप्ड इन कोरल। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, 2 ओनली। मैपिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैपिंग में पूछा, निम्नलिखित में से किस देश में श्री पड़ा पर्वत पाया जाता है? श्रीपद पर्वत पाया जाता है, तो ये है चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। बताइए कौन सा है? इसका सही आंसर है श्रीलंका, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी फोटो एक्सप्लोरेशन में देखिए, सब जगह दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर क्विज में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक। ये है वो श्रीपद पर्वत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जनरल स्टडीज मेंस पेपर वाला। देखिए 28 सितंबर को एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित था। डिफरेंशिएट बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया था, 76, 88 वाले 2 आर्टिकल की वजह से। एडवोकेट जनरल जो होता है आपका स्टेट में होता है, स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, स्टेट की असेंबली और वहाँ की समितियों में रह सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत इसकी जानकारी दी जाती है। कैबिनेट रैंक का इसका जो इनका भी स्टेट लेवल पे रहता है। तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट का मतलब ये होता है कि आप दोनों के जो है क्या अंतर है वो बताएं। अगर मान लो कंपैरिजन पूछ ले तो आपको अंतर और समानताएं दोनों ही बतानी होंगी, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आज का क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन मैंने जैसे पहले ही आपको जो है चता दिया था उसके बारे में। क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 3 से है, इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित। 29 सितंबर क्वेश्चन नंबर 71, डिस्कस द इश्यूज अराउंड द राम सेतु ऑफन सीन इन न्यूज। अक्सर समाचार में देखने जाने वाले राम सेतु के मुद्दे पर चर्चा करें। बहुत अच्छे से मैंने इसको पूरा समझाया है, ठीक। रिलीजियस इशू है, आपका वैज्ञानिक क्या इशू बताते हैं, आपका जो एनवायरमेंटल क्या इश्यूज है सेतु समुद्रम, उस हिसाब से आप लोग लिखिएगा, कोशिश करिए, ठीक। क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत जल्द मैं डेट बताने वाला हूँ
यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड और सेपरेट प्रीलिम्स एंड मेंस 2023 का ग्रुप पूरा फाउंडेशन ग्रुप होगा। इसमें डेली आपको स्टडी प्लान मिलता है, एमसीक्यू की इवैल्यूएशन, डाउट डिस्कशन किया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन, डाउट डिस्कशन किया जाता है, लाइव डाउट डिस्कशन एक अलग से आप लोगों के लिए किया जाता है, काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप हर बच्चे के हिसाब से किया जाता है। टेस्ट सीरीज में इसमें जो है प्रीलिम्स की है 100 के आसपास इसमें कम से कम टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर वाइज भी हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज भी टेस्ट हैं, आपका जो है सेक्शनल वाइज भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, मिक्स भी है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको रोज दिए ही जा रहे हैं और अलग से जो क्विज है वो भी, ठीक। और बाकी आप डाउट जो भी है वो सब पूछ सकते हो 24/7। तो इस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डेट जो है मैं बहुत जल्द जो है अनाउंस करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज़ भी अलग से रहेगी, ठीक, तो उसका भी बता दिया जाएगा। बस ये मेंस जो है यूपी से ख़त्म हो जाए उसके बाद में ये डेट अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक। तो जीएस मेंस आंसर राइटिंग का भी अलग से पेड ग्रुप है, कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल, डाउट डिस्कशन वाला पेड ग्रुप भी है, और डाउट डिस्कशन सिर्फ डाउट डिस्कशन के लिए भी आप चाहते हो तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक दे रखा है, पेमेंट डिटेल्स दे रखी हैं। फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल मैसेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बताना चाहता है कि आपको किस प्रकार से आगे जाना चाहिए, क्या एटीट्यूड आपके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक। आप एक्सपेक्टेशन करें और उसके लिए कोई प्रयत्न करें तो कुछ नहीं हो सकता, यही चीज़ें बताना चाह रहा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, तपना पड़ेगा। कोयले की खान में ही हीरा बनता है और हीरा वही कोयला बनता है जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा तापमान होता है। समझ रहे हो? तो जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जितना कठिन परिश्रम होगा, जितनी कठिन जो है चैलेंजेस होंगे, जीत उतनी बड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।